अस्सलामुअलैकुम। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जमीन पर गंदगी फैल रही है, जिसकी वजह से फ्यूचर में लोग किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट हो जाएंगे। और साइंटिस्ट ने ऐसा प्लेनेट ढूंढ लिया है जो हमारी जमीन की तरह ही अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये प्लेनेट हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन उस प्लेनेट पर पहुंचने के लिए अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीब वाला स्टार माना जाता है। ये स्टार हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। प्रोक्सिमा सेंटोरी के ऑर्बिट में ही एक एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी बी चक्कर लगा रहा है। इस प्लेनेट को अगस्त 2016 में डिस्कवर किया गया था। ये वाहिद ऐसा प्लेनेट है जो देखने में बिल्कुल हमारी जमीन की तरह लगता है और हमारे बहुत ज्यादा करीब भी है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इस प्लेनेट पर कितने वक्त में पहुँच जाएंगे और वहाँ जाते हुए हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और क्या हम उस प्लेनेट पर सही सलामत पहुँच पाएंगे या नहीं। इन सब सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, क्या इंसान खुद को प्रोक्सिमा सेंटोरी प्लेनेट बी पर रीलोकेट कर सकते हैं या फिर नहीं। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी जब से डिस्कवर हुआ है तब से साइंटिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये प्लेनेट जमीन से सिर्फ 17% ज्यादा बड़ा है और ये प्लेनेट अपने स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन स्टार के उस जोन को कहते हैं जहाँ का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, वाटर और दूसरे गैसेस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इस प्लेनेट पर ना सिर्फ वाटर हो सकता है बल्कि ये बिल्कुल जमीन की तरह ही एक रॉकी प्लेनेट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोक्सिमा सेंटोरी जमीन से 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम यहाँ पर जाने के लिए 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर करते हैं तो हमें इस प्लेनेट तक पहुँचने में 1 लाख साल लग जाएंगे। लेकिन हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये स्पीड लाइट की स्पीड का 0.067% है, लेकिन इस स्पीड से भी प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुँचने में करीब 63 साल लग जाएंगे। तो आखिर ये सफर आज की टेक्नोलॉजी से कैसे तय होगा? तो इसका जवाब है मल्टी जनरेशनल जर्नी, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट जमीन से स्पेस क्राफ्ट में बैठेंगे उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे तकरीबन 126 जनरेशंस के बाद जो इंसान होंगे शायद वो इस प्लेनेट पर कामयाबी से पहुंच पाएंगे। क्या ये थ्योरी सच में कामयाब हो सकती है या फिर नहीं? मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट इस थ्योरी पर इतना ज्यादा यकीन करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम भी बनाया है जिससे ये प्रेडिक्ट किया जा सके कि इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो आइए अब ये जानते हैं कि आखिर ये जर्नी सच में कैसे हो सकती है। सबसे पहली चीज, हमें इस मल्टी जनरेशनल मिशन के लिए एक टीम चाहिए होगी। इसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे, औरतों और मर्दों की तादाद, उनकी एज और उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी और शिप की मैक्सिमम कैपेसिटी, और इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को फॉलो करने होंगे। इन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद साइंटिस्ट ने इस डाटा को एक एल्गोरिदम दी हेरिटेज में डाला जो इस मल्टी जनरेशनल मिशन के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी को चेक करता है। सबसे पहले ये एल्गोरिदम क्रू क्रिएट करता है, वो भी उनकी स्पेशल क्वालिटी के साथ। इसके बाद ये रियल मिशन के थ्रू रन करता है जिसमें नेचुरल डेथ्स और एक्सीडेंटल डेथ्स शामिल होती हैं। इसके बाद ये 2 क्रू मेंबर्स अलग अलग जेंडर के सेलेक्ट करता है और इनमें वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी रेट, प्रेगनेंसी चांसेस और इन ब्रीडिंग लिमिटेशंस। अगर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है तो एल्गोरिदम एक न्यू क्रू मेंबर को ऐड कर देता है और फिर इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करता है। ये प्रोसेस उस वक्त तक होता रहेगा जब तक वो क्रू मेंबर मर नहीं जाता या फिर वो प्लेनेट पर सक्सेसफुल नहीं पहुंचता। इस एल्गोरिदम में एक नेचुरल एक्सीडेंट को भी जोड़ा गया है, जैसे कि कोई स्किन का खराब होना, कोलिजन होना या फिर किसी एक्सीडेंट का होना। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि स्पेस बहुत ही खतरनाक जगह है, उसमें कोई एक्सीडेंट ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। एस्ट्रोनॉट्स को इन ब्रीडिंग भी 5% से कम रखनी होगी ताकि बेबी हेल्दी पैदा हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि पार्टनर रिलेटेड ना हो। इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किए गए जिनके रिजल्ट्स बहुत ही अलग थे। हेरिटेज एल्गोरिदम ने ये प्रेडिक्ट किया
कि 14 मेल्स और 14 फीमेल्स का क्रू 100% फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कभी भी प्रोक्सिमा सेंटोरी पर नहीं जा पाएगा। इतने स्मॉल ग्रुप के पास इतनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी सरवाइव करने के लिए नहीं है। रिसर्चर्स ने बहुत सारे एनिमल्स में ऑब्जर्व किया है कि 25 ब्रीडिंग पेयर्स के रिप्रोडक्शन से लाइफ सस्टेन कर सकती है, लेकिन जब ये नंबर हेरिटेज एल्गोरिदम में यूज किया गया तब 25 मेल्स और 25 फीमेल्स के साथ भी प्रोक्सिमा सेंटोरी पर पहुंचने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 50% ही हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने 100% सक्सेसफुल होने का ऑप्शन भी दिया है। लेकिन जब क्रू 98 एस्ट्रोनॉट्स या फिर 49 ब्रीडिंग पेयर्स का था, तब साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि 49 ब्रीडिंग पेयर्स से हम इस 6300 साल की मल्टी जनरेशनल जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। इस इंटरेस्टिंग डेटा ने और भी बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भले ही स्पेस में किसी नेचुरल एक्सीडेंट के होने के चांसेस बहुत कम हों, लेकिन इंटरनल सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप खुद ही सोच लें कि एक ही स्पेसशिप में जहाँ कुछ लोगों को हजारों साल तक एक साथ रहना है, तो जाहिर सी बात है इनमें झगड़ा भी होगा और इस झगड़े को कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं होगा। ये सब कुछ देखने के बाद इस मिशन के कामयाब होने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। अब सिर्फ इंटरस्टेलर मल्टी जनरेशनल ट्रैवल ही नहीं है जिसे हमें कंसीडर करना है। यहाँ पर हमें एक चीज और श्योर करनी होगी कि प्रोक्सिमा सेंटोरी भी सच में हैबिटेबल है भी या नहीं। फर्ज कर लेते हैं कि इस एक्सोप्लैनेट का मैस जमीन के मैस से बहुत ज्यादा मिलता है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी है। यहाँ पर फिर भी एक सवाल आता है कि आखिर इस बात का क्या सबूत है कि यहाँ पर ह्यूमन सरवाइव कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जमीन से बिल्कुल ही अलग प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को अपने स्टार के चारों तरफ रेवोल्यूशन करने में सिर्फ 11 दिन लगते हैं, यानी कि हर 11 दिन के बाद यहाँ पर एक न्यू साल होता है। इस प्लेनेट पर प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार से बिल्कुल उतनी ही एनर्जी आती है जितनी सूरज से हमारी जमीन पर आती है, लेकिन ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा नजदीक है और जैसे हम इसका एनवायरनमेंट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वैसा ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका ऑर्बिट बहुत ज्यादा शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये बिलीव किया जा सकता है कि ये प्लेनेट अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड होगा। टाइडली लॉक्ड का मतलब ये है कि प्लेनेट की एक साइड हमेशा के लिए प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार को फेस कर रही होगी, यानी कि प्लेनेट की एक साइड हमेशा के लिए स्टार की तरफ होगी और उस पर स्टार की रोशनी और रेडिएशन दोनों पड़ती होंगी और प्लेनेट की दूसरी तरफ कभी न खत्म होने वाली रात होगी। इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा ठंडा और डार्क होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, क्या इस प्लेनेट की किसी भी साइड पर ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकते? साइंटिस्ट का कहना है कि बिल्कुल भी नहीं। उनका कहना है कि प्लैनेट्स के दरमियान एक ऐसी स्मॉल पॉकेट होगी जहां लिक्विड वाटर के होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी? अगर सच कहूँ तो किसी को भी नहीं पता कि लाइफ की एग्जिस्टेंस आखिर कैसे हुई। प्रोक्सिमा सेंटोरी प्लेनेट की बहुत सारी चीजें मिस्ट्री हैं। बदकिस्मती से हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप भी नहीं है कि इस प्लेनेट की पिक्सेलेट इमेज देख सके, जिसकी वजह से हम इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते कि इस प्लेनेट की सरफेस रॉकी है या फिर उस पर वाटर है। चले हम मान लेते हैं कि इस प्लेनेट पर किसी भी तरह से लाइफ पॉसिबल है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मल्टी जनरेशनल ट्रैवल इतना मजे का नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि स्पेस में पैदा होने वाले बच्चों की एज क्या होगी। जरा सोचिए, अपनी पूरी जिंदगी स्पेसशिप की जीरो ग्रेविटी में गुजारना कितना मुश्किल है और इसकी वजह से क्रू मेंबर्स अपने मसल्स को और अपनी बोन्स की डेंसिटी को खो देंगे। ये बात उस जनरेशन के लिए और भी खतरनाक होगी जो स्पेस में ही पैदा हुए होंगे और स्पेस में ही मर जाएंगे। स्पेस में मौजूद रेडिएशन क्रू के इम्यूनिटी सिस्टम और साइकोलॉजी को बदल देगी। स्पेस में रहने वाले लोगों के कल्चर में भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। हो सकता है कि इनमें से एक जनरेशन इस मिशन को पूरी तरह से बदल दे और वो वापस जमीन की तरफ आ जाए, वो भी इंसानों से बदला लेने के लिए। ये सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन इस बात की भी पॉसिबिलिटी है और मैं आपको बता दूं कि इन सभी बातों से कंक्लूजन निकलता है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी से हम प्रोक्सिमा सेंटोरी पर भी नहीं जा सकते। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम डिस्कवर कर लें जिसके थ्रू हम उस एक्सोप्लैनेट पर बहुत जल्द पहुंच जाएं। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।